प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने तिथि क्षय और तिथि वृद्धि से संबंधित चर्चा की थी। अब मैं जीवन के उस तत्व की ओर बढ़ूंगा जो सूक्ष्म ज्योतिष में मुख्य अंग के रूप में आता है तथा मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और वो है विवाह हेतु गुणों का मिलान। सामान्यतः जब हम लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, मैं अपने लड़का या लड़की की शादी कर रहा हूँ, गुणों का मिलान करिए। पंडित जी उनसे बच्चों के नाम पूछते हैं और पंचांग में नामों के अनुरूप जो तालिका बनी है उसमें देखते हैं और गुणों का बखान कर देते हैं। इतने गुण बने। जैसा कि मैं विश्व विजय पंचांग का प्रयोग करता हूँ, विश्व विजय पंचांग में ये तालिकाएं हैं। ऊपर की तरफ अगर हम भूमि के समांतर लें, इस तरीके से समांतर रूप में लड़के के लिए नक्षत्रों की लाइन बनी होती है, नक्षत्रों के चरण बने होते हैं, लिखे होते हैं, और बाईं तरफ भूमि के वर्टिकल रूप में लड़की के लिए नक्षत्रों की सीरीज और उनके चरण लिखे होते हैं। पंडित जी लड़की के लिए भूमि के पैरेलल लाइन में चलते हैं, लड़की के नक्षत्र के सम्मुख, नक्षत्र के चरण के सम्मुख, और लड़के के लिए लड़के के नक्षत्र में उसके चरण के सम्मुख जो भी अक्षर बनता है लड़के के नाम का, उसमें भूमि के वर्टिकल चलते हैं। जहाँ दोनों लाइनों का क्रॉस बन जाता है, वहाँ जो भी संख्या लिखी है बता देते हैं इतने गुण मिले हैं। शायद मेरे पास इस वक्त विश्व विजय पंचांग नहीं है, होता तो मैं उसमें भी स्पष्ट करता, नहीं है इस वक्त। अब पंडित जी ने बता दिया कि भाई 26.5 गुण मिले, अच्छी शादी बनती है, कर लीजिए। प्रश्न ये उठता है 26.5 तो बन गए, लेकिन क्या मिला और क्या नहीं मिला? 26.5 से आगे कौन सी इकाई बची? नाड़ी बची, भकूट बचा, गण बचे, या राशि मैत्री बची, वश्य बचे, वर्ण बचे? कौन सी चीजें बची जो 26.5 से आगे 36 तक अर्थात 9.5 गुणों में समायोजित है? जितनी बच गई 36 तक, उतनी चीज़ों के लिए तो हम कुश्ती करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 26.5 गुणों पर ही तो हम विवाह कर रहे हैं। 36 तक जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो बच गई, उन चीज़ों में, उन बातों में तो निश्चित हम तैयार रहें। कोई ना कोई झगड़े तो होंगे, क्योंकि कुछ गुण हमने छोड़े हैं। और विशेष रूप से ऐसा कोई छोड़ दिया हो जो महत्वपूर्ण बनता हो, तो आपसी झगड़े, मुकदमाजी में बाजी और डाइवर्स तक भी होते हैं। यद्यपि पंडित जी ने तो 26.5 गुण मिला दिए थे। पंडित जी ने ये नहीं बताया कौन सी चीज बच गई। इस दुविधा को
निपटाने के लिए मैंने इस विषय पर स्पष्ट रूप से सूक्ष्म ज्योतिष के सिद्धांत के रूप से अपने आप को जनहितार्थ समर्पित करने का प्रयोग नियम किया है कि हर व्यक्ति को जो कम से कम पढ़ा लिखा भी हो उसको भी ये गुण मिलाने स्वयं ही आ जाए, किसी पंडित जी के पास ना जाना पड़े, स्वयं मिलाएं। हर चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा, बस मेरे इस लेसन को आगे जितने लेसन चलेंगे 8 लेसन तक, 8 या 9 लेसन तक, उन्हें डाउनलोड कर लें, सेव कर लें या प्रिंट निकाल लें उनका, जैसी भी उचित समझे अपने पास रख लें। कहीं नहीं जाना पड़ेगा गुण मिलवाने के लिए, घर बैठे गुण मिलाएं। एक एक चीज़ स्पष्ट करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा कि मनुष्य के को शंका रह जाए, क्योंकि सूक्ष्म ज्योतिष में हर वो चीज़ आ जाती है जो व्यक्ति की दुविधा को दूर करती है, कहीं शक नहीं रहता। आज मैं नक्षत्र पर चलता हूं, राशि पर चलता हूं, क्योंकि इस मॉडल में मैंने ग्रहों को तो स्पष्ट कर दिया था, लेकिन ये जब ग्रह आकाश में घूमते हैं तो आकाश में उपस्थित राशियों और नक्षत्रों पर से घूमते हैं। इस तरीके से भचक्र कहते हैं वो चक्र जिस पर राशियां और नक्षत्र उपस्थित हैं। अब बात उठती है कि राशियां और ये नक्षत्र कहाँ हैं और किसने देखा। इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। किन राशियों को प्रथम बार किसने देखा और किसने लिखा कि आकाश में कुछ बार कुल 12 राशियों के या 12 ही तारों के बड़े समूह हैं जिन्हें उक्त प्राणी ने राशि नाम दिया, और राशियों के बाहर दूर बड़े चक्र में कुछ छोटे छोटे समूह भी हैं, तारों के समूह भी हैं जिन्हें नक्षत्र नाम दिया। इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही पढ़ने में आता है कि जब से ज्योतिष है तब से ये राशियां और नक्षत्र हैं। कौन इनका दाता और कौन इनका दृष्टा है, कोई जानकारी नहीं मिलती। व्यक्ति विशेष इनको पढ़ता और गुणता और गणता चला आ रहा है। इसी सिद्धांत पर मैं भी हूँ और चलता हूँ आगे कि आकाश में ग्रहों के ऊपर की ओर चक्रीय व्रत में 12 राशियां हैं। वे 12 राशियां मेष से लेकर के मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ हैं, और फिर मीन। ये 12 राशियां मानी गई हैं। प्रत्येक राशि का स्वामी एक ग्रह माना गया है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी स्वामी एक है और राशियां 2 हैं। उनमें मेष राशि भी है। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है। फिर वृष आती है, वृष का स्वामी और तुला का स्वामी शुक्र है। फिर मिथुन आती है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है, और ऐसे ही फिर आगे गुरु और शनि है। उनकी भी 2-2 राशियों के स्वामी एक एक ग्रह ही है। इसके उपरांत राशियों के बाहर के चक्र में
27 नक्षत्र माने गए हैं। कुछ सिद्धांतों में, कुछ ऋषियों ने या कुछ ज्योतिष वेत्ताओं ने 28वां नक्षत्र भी लिया है, अभिजीत नक्षत्र। और कहीं कहीं उसका प्रयोग भी मिलता है, जैसे कि जब हम सर्वतोभद्र चक्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हम 28 नक्षत्रों को ही लेंगे। परंतु एक विशेष बात है कि ये जो 28वां नक्षत्र लिया गया है काल्पनिक रूप, इसका अलग से कोई कालमान, राशियों के अंश, वो कुल अंश, नक्षत्र अंश कहें या राशियों के हिस्से के अंश कहें, या चरण, अलग से कोई चरण नहीं लिए गए हैं। वो 2 नक्षत्रों के अंदर ही समायोजित है उसका सब कुछ। श्रवण नक्षत्र देखिए, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इन दोनों के बीच उसको लिया गया है। उत्तराषाढ़ा का 4th चरण और श्रवण का प्रथम चरण का 10वां हिस्सा, अर्थात उसके श्रवण के प्रथम चरण में जितने अंश बनते हैं उनका 10वां हिस्सा, उत्तराषाढ़ा के 4th चरण में जोड़ करके कुल इतने ही अंशों का, इतने ही कालमान का अभिजीत नक्षत्र लिख दिया गया है। इस प्रकार से उत्तराषाढ़ा में उस स्थिति में 3 चरण रह जाते हैं और श्रवण में अधूरे 4 चरण रहते हैं। अधूरे चरण तो 4 ही रहेंगे, क्योंकि प्रथम चरण का 10वां हिस्सा अभिजीत में लिया, लेकिन अधूरे रहेंगे। श्रवण में 4 चरण अधूरे रहेंगे। बाकी सभी जितने नक्षत्र हैं उनमें प्रत्येक में 4 चरण माने गए हैं। जैसे मैंने लिया है यहाँ अश्वनी नक्षत्र, मेष राशि के अधीन आता है। एक राशि में 9 नक्षत्र चरण होते हैं, तो एक राशि के अधीन 2.25 नक्षत्र आते हैं। जैसे अब देखिए, मेष राशि के अधीन अश्विन नक्षत्र आया, भरणी नक्षत्र आया और कृत्तिका का पहला चरण आया। ये मेष राशि के अधीन आए। आगे वृष राशि शुरू हो गई। जब वृष राशि शुरू हो गई तो भरणी के 3 चरण, अश्विनी भरणी कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, 4 3 7 चरण हो गए। और फिर मृगशिर के 2 चरण। ये हिस्सा अगली राशि में आ गया, वृष राशि में आ गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं और नियमानुसार प्रत्येक 9 चरण एक राशि के अंदर समायोजित होते जाते हैं। और 27 नक्षत्र में कुल 108 चरण बनते हैं। 27 गुणा 4, 27 चौका 108। और जो 12 राशियां हैं, प्रत्येक में 9 नक्षत्र चरण आने के कारण 12 को 9 से गुणा करें तो 12 नम्मा 108। दोनों का मिलान हो जाता है, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहती। और इन नक्षत्रों के
कुल राशियों का मान, कुल अंशों का मान और राशियों के कुल अंशों का मान भी समान हो जाता है। जैसे एक राशि 30 अंश की, तो 12 राशियों को 30 से हम गुणा करें 360 अंश हो जाते हैं, और एक चक्र में, पूरा एक चक्र में 360 अंश ही गणितीय सिद्धांत के अनुसार बनते हैं। अब आते हैं नक्षत्र। एक नक्षत्र का मान 9 नक्षत्र, अगर हम 9 नक्षत्र चरण हम लें और किसी भी एक राशि के अंशमान को अर्थात 30 को 9 नक्षत्र चरण से हम भाग करें तो एक नक्षत्र चरण का हिस्सा आ जाता है अंशों का। और क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण हैं तो फिर हम 4 चरणों का मान निकाल लेते हैं। 4 चरणों का कुल मान 13 अंश 20 कला बनता है। हर सामान्य व्यक्ति इसे कैलकुलेट करके देख सकता है। 30 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 13 अंश 20 कला आएगा एक नक्षत्र का मान। यदि हम इस एक नक्षत्र के मान को 13 अंश 20 कला को 27 नक्षत्रों से गुणा कर दें तो ये मान भी 360 डिग्री आता है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा पाने में असमर्थ हूँ, स्पेस की कमी है। किसी दृष्टा की, श्रोता की इच्छा होगी तो जब मैं इस मॉडल को यहाँ से रिमूव करूँगा तब इसे कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। इस तरीके से राशियों और नक्षत्रों की स्थिति आकाश में है। इन राशियों और नक्षत्रों का प्रयोग ही भिन्न भिन्न विधियों से विवाह हेतु गुण मिलान में होगा। इसके अतिरिक्त गुण मिलानों में कुछ नहीं है। एक भय है कि ये क्या होते हैं। मैं आगे स्पष्ट करूंगा कि राशि और नक्षत्र ग्रहों की आपसी मित्रता, बस यही गुण हैं। उनके तरीके मिलाने के भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक को मैं स्पष्ट करूंगा। उदाहरण स्वरूप बाएं कान को दाएं से मिलाओ, फिर देखो बाएं कान का नीचे का हिस्सा और दाएं कान का नीचे का हिस्सा अलग अलग भी बराबर हैं। फिर देखो कान का ऊपरी हिस्सा बाएं का और दाएं का भी अलग अलग भी बराबर है लंबाई चौड़ाई में। इस प्रकार से राशियों और नक्षत्रों का भिन्न भिन्न तरीके से मिलान है। इसके अलावा गुण कुछ नहीं, भ्रांति है, भय है। फिर लड़का और लड़की के राशियों के स्वामी देखते हैं कि दोनों की राशियों के स्वामी आपस में किस प्रकार के हैं। मित्र हैं, मित्र नहीं हैं, दुश्मन हैं, ये देखा जाता है। और इसी से ये तय कर लिया जाता है कि राशि मित्रता है या नहीं। जहाँ राशि मित्रता नहीं होती झगड़े होते हैं। अगले पाठों में स्पष्ट करूंगा। आज का पाठ यहीं तक। आगे मैं चाहूँगा कि प्रत्येक दृष्टा और श्रोता यदि मेरे एक एक लेसन को सेव करता जाए, सम कुंडली के गुणों का मिलान कर लेगा, किसी पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, और ये भी पता लगेगा कि यदि 26.5 गुण मिले थे तो मिला क्या क्या था और बच गया क्या क्या था। सम ये बात स्पष्ट कर लेंगे, भ्रांति नहीं रहेगी।
अगर ग्रहों की मित्रता आपस में नहीं थी, ग्रहों के मतलब राशियों के स्वामी ग्रहों की, तो स्वभाव भिन्न होगा। ये सम अंदाजा लगा सकता है व्यक्ति। जब 26.5 गुणों के बाद ये देखेगा कि जो 9.5 बचे उनमें राशियों की मैत्री नहीं है, तो दोनों में स्वाभाविक झगड़ा होगा। ये अंदाजा व्यक्ति खुद लगाएगा। बस 8 से 9 लेसन जितने भी पढ़ेंगे आगे, उन सबको ध्यान से देखने और नोट करने या सेव कर लेने की बात है, कहीं नहीं जाना। 4th क्लास से ऊपर ऊपर जितने भी लोग शिक्षा युक्त हैं, हर व्यक्ति, क्योंकि 4th क्लास तक सामान्य तक पढ़ ले अच्छी प्रकार, ऐसी कम आशा रहती है जो कि सभी इतने बुद्धिमान नहीं होते। कुछ 4th क्लास में भी सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ 4th तक या 5th तक भी थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो कम से कम पढ़ा व्यक्ति है, सामान्य रूप से अच्छा पढ़ लेता है अगर वो, तो इन सब बातों को समझेगा और अपने भविष्य में हर तरीके से भविष्य के कार्यों हेतु, कहीं भी जाने आने हेतु, इन सब को गुणों को मिलान कर लेगा, कोई शक नहीं बचेगा। प्रणाम।